Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस 2 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक्स क्लियर करवा दिया गया है। अब आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको 8.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री एकदम नया टॉपिक है जो बच्चे 10th में आए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि 9th तक इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में आसानी हो। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि आप इसका बेसिक्स जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ABC जो B पर राइट एंगल है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक ट्राइंगल की, हम उस ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। क्या कहा है उसने आपसे कि एक ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पर उसने बकायदा आपको ABC के मेज़रमेंट दिए हुए हैं। तो मैं तो मेज़रमेंट इस समय बिल्कुल उसको फॉलो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में इतनी बड़ी कॉपी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक रेशो में ले लेते हैं, रेशो से उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक ट्राइंगल AB एंड C जो कि B पर राइट एंगल है, यानी कि B 90 डिग्री पर है। अब देखते हैं उसने अगला जो कहा कि आपसे AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो हमने BC के आगे 7 सेंटीमीटर लगा दिया। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से में वो आपसे कह रहा है कि आप साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को फाइंड करने के लिए अगर सारे के सारे हैं तो हमें तीसरी साइड भी चाहिए, यानी हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट भी चाहिए। तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसे पहले फाइंड करेंगे ना। पहले सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ जो मेरे को गिवन है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट लिख लेते हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है ये। तो आप 2 फाइंड करके लिख सकते हैं, मैं समय बचाने के लिए इसमें नहीं लिखूंगा। अब सबसे पहले मैं तीसरी जो साइड है उसको फाइंड करूंगा। किससे करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मुझसे कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ठीक है, इसी को हम फॉलो करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास में क्या है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास में है AC। कितना है, AC का स्क्वायर लगा दिया क्योंकि हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर था। अब परपेंडिकुलर और बेस, 2 ऐसी टर्म है यहाँ पे कि जो क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर है। क्योंकि देखो AB जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, BC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों बेस भी हो सकते हैं। तो हम दोनों वैल्यूज को स्विच कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर जब इस कड़ी को सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा क्लियर करके इसे बताएंगे कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर मैंने ले लिया है आपके लिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास में नहीं है। अब देखूंगा मैं AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी क्या हुआ, 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से AC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अगली बार में मैं इसे प्लस कर दूंगा तो ये आएगा 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है ये भी हमें पता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास में थर्ड साइड भी आ गई। 25 सेंटीमीटर आपके पास में थर्ड साइड आ गई।
अब आपको ये फाइंड करने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फाइनली आती है साइन ए एंड कॉस ए में। तो पहले देखेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट में उसने कहा साइन ए एंड कॉस ए। तो पहले साइन ए को फाइंड कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी एक इजी ट्रिक मैंने आपको दी है प्रीवियस वीडियो में, इनको याद करने के लिए आप उन्हें जाकर के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हमें देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज इक्वल रहेगा, चाहे वो इस एंगल के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो इस एंगल के बारे में बात हो रही हो, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल रहता है। लेकिन बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। अब देखेंगे उसने पूछा क्या, साइन ए एंड कॉस ए। तो ए जो है, अब एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास में बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो ध्यान रखिए, जिस एंगल की बात हो रही हो उससे एडजेसेंट साइड जो होती है वो बनती है बेस, और एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो बनती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरे पास क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर आ गया है BC, एंगल के अपोजिट क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज तो वही है। तो आंसर क्या आया? 7/25। यानी मैंने परपेंडिकुलर की जगह 7 लिया है और हाइपोटेन्यूज की जगह 25 लिया है। तो इसको हम लिख देंगे 7/25। क्लियर है? अगला जो है वो है हमारे पास में कॉस ए। फिर से एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो पहले तो कॉस ए की वैल्यू रख लेते हैं अपन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, फिर देखेंगे एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में BC है 24 और हाइपोटेन्यूज 25 रहेगा। तो क्लियर हो गया 24/25। ठीक, ये आया आपका 24/25। अब अगला जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में हम देखेंगे क्या दिया हुआ, साइन ए कॉस सी। क्या दिया? सॉरी, साइन सी कॉस सी। साइन सी एंड कॉस सी। अब देखते हैं साइन सी की वैल्यू क्या निकल रही है। वही, अब इस एंगल के बारे में बात हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? पहले एंगल ए की बात हुई, अब एंगल सी की बात हो रही है। तो मैंने बताया था आपको कि जो एडजेसेंट साइड होगी एंगल के वो बेस होगी और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन सी के सामने वाली साइड ने 24, तो 24/25। क्लियर हो गया? 24/25। अब देखिए अगली टर्म है कॉस सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखेंगे सी के कॉन्टेक्स्ट में बेस क्या है। सी के कॉन्टेक्स्ट में एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है, यानी सी कितना है? सी के कॉन्टेक्स्ट में बेस कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज 25। हाइपोटेन्यूज चेंज होगा नहीं, तो क्या हो गया ये 7/25। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। बुक खोल के देखिए 8.1 एक्सरसाइज में लिखा है कि फिगर जो सामने दिया हुआ है आपको, उसमें आपको परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज जो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, बस में आपको tan p और cot r की वैल्यू निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। इसका और इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, पहले वाले का और सेकंड वाले का कॉन्सेप्ट एक ही है। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इक्वल है, तो मैं आपको पहले फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि उसमें छोटा सा लॉजिक है, इसे हमें समझना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, तो उसे आप घर पे करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, गिवन 15 cot a, फोर्थ क्वेश्चन का गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन। इसमें जो डायग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। अब देखिए गिवन cot a यानी 15 cot a इक्वल टू 8, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक, अच्छा अब जरा इसे समझिए। अगर मैं आपसे कहूं
कि 15x इक्वल टू 25। अब आप x को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, 25 के अपॉन में 15 को शिफ्ट करते हैं, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में। सिमिलरली यहाँ भी आप यही करेंगे। cot a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/15। अब दूसरा आपका जो, अब हम ये चेक करेंगे कि वैल्यूज काय की है, यानी किस चीज की वैल्यू है। तो सबसे पहले cot a इक्वल टू क्या होगा, cot a इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये cot a का रेशो होता है। तो 8 जो हो गया वो आपका हो गया बेस, और आपका 15 जो हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर। तीसरी साइड, जाहिर है तीसरी बेस इन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो साइन ए और सेक ए का रेशियो भी निकल जाएगा। तो ठीक है, हमें इसमें फिर से ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये ध्यान रख लीजिए, ये पूरे पाइथागोरस थ्योरम आपके लगभग सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, सारे लगभग क्वेश्चंस में काम आएगी। अब देखिए बाय पीजीडी क्या बोलता है, पीजीडी बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर मेरे पास में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो है नहीं, मुझे फाइंड करना है, मैं उसको ऐसे ही रहने दूंगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है देखिए, यानी 8 का स्क्वायर। तो मैंने 15 का स्क्वायर, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 15 है। अब देखेंगे हमारा बेस कितना है, बेस है हमारा 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, बेस की जगह पे हमने 8 लिखा और परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 15 लिखा, तो ठीक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब देखेंगे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। फिर देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करने में कितना आएगा 289, कितना आएगा 289। अब हमें पता है कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 17 का। आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम जाएगा, फिर 17 × 17, तो 217 से मिल करके ये बनता है 289। अब वही h इक्वल टू कितना आ गया आपका 17। अब आपके पास में देखिए बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड्स आपने निकाल लिए। बस अब उसने क्या पूछा आपसे, साइन ए। क्या पूछा, साइन ए। तो नाउ साइन ए क्या हो गया हमारा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15, तो हमने 15 रखा। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ठीक है 17 आ गया। अब अगली बारी में उसने क्या पूछा आपसे, नेक्स्ट सेक ए। अब देखते हैं सेक ए का रेशो कितना है। तो सेक ए का रेशो बड़ा सिंपल है, कॉस का अगर आपको याद है तो सेक ए उसका रेसिप्रोकल है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 फाइंड हुआ, बेस कितना है हमारा 8 है ना। तो देखिए ये हमारे पास में दोनों वैल्यू, दोनों रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस उसमें क्या करना है, जब आप tan p एंड tan r की वैल्यू निकालेंगे तो उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट, tan p एंड cot r की वैल्यू निकालेंगे तो उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 6th क्वेश्चन। ये पूरा लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियोज पे ध्यान देना है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लिखा क्या है ध्यान दीजिए, लिखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। क्या लिखा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। तो यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल लूं, देखिए मैंने यहां पर एक ट्राइंगल लिया, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले लेता हूं ऐसे, और कुछ ऐसे, ठीक है। मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ले लिया है। उसने कहा कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट है। क्या है, एक्यूट, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं।
तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो तीसरा एंगल 90 तो हो गई, और वो ए और बी नहीं हो सकता, तो हम उसे सी ले लेंगे। ए और बी की तो शर्त है ना कि वो क्या है, एक्यूट है। तब इनमें से आप किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब वो कह रहा है कि ये कुछ इस तरह से एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, कुछ इस तरह से हैं कि कॉस ए एंड कॉस बी की वैल्यू इक्वल आती है, यानी कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल आती है। इसको हम थोड़ा सा और चेक करेंगे अभी। पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है? कॉस ए एंड कॉस बी। इसमें आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्या? शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यानी एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉस ए एंड कॉस बी तो इक्वल है ही, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि कॉस ए की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो देखते हैं, एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में ये तो हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। ये बेस है, क्योंकि क्या होती है कॉस ए की वैल्यू? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो कॉस ए इक्वल टू हो गया ए सी अपॉन ए बी यानी हाइपोटेन्यूज। अब देखेंगे एंड कॉस बी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब ये वाली जब बी एंगल की बात होगी तो उसकी एडजेसेंट साइड बेस बनेगी, और कॉस की वैल्यू क्या है? हमारे कॉस का रेशो क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर क्या हो गया देखिए, बी सी अपॉन ए सी, सॉरी हाँ बी सी अपॉन ए बी। क्या हो गया? बी सी अपॉन ए बी। अब ये हमारे पास में आ गई है कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू। यहां पर हमने डाल दिया मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए विथ इक्वेशन फर्स्ट, क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक। कॉस ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ए सी इक्वल टू सॉरी ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक। इतना समझ में आया? क्योंकि दोनों वैल्यूज तो इक्वल थी ना, तो इनके जो रेशोज है वो भी इक्वल होंगे। ए बी कैंसल्स ए बी, तो क्या बचा हमारे पास में? ए सी इक्वल टू बी सी। ये हमारे पास में हमने प्रूव कर लिया कि भाई जो ए सी और बी सी ये दोनों साइड हैं ये क्या है? इक्वल है। अब इसी के लिए एक थ्योरम यूज होती है, उस थ्योरम को हम इसमें देखते हैं समझ करके। तो इसी जो हमने अभी अभी साइड जो इक्वल प्रूव किए, इसी साइड्स के अकॉर्डिंग एंगल ए बी जो है एंगल बी के इक्वल होगा, और हम रीजनिंग लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अगर दो साइड इक्वल हों, क्या कहा? अगर दो साइड इक्वल हों तो जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम है, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए ये हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इजी था ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास में 7/8 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था ना कि गिवन क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके पास बेस कितना आ गया? 7 एंड परपेंडिकुलर कितना आया? 8। फिर से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो बाय पीजीटी। क्यों? तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी ना किसी भी रेशो को निकालने के लिए। अभी इतनी बार से यही कर रहे हैं, बार बार तो बोलना नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही होगी, जब कॉट थीटा और इन सब चीज की बात हो रही है तो उसमें तीसरी साइड हम पीजीडी से निकाल सकते हैं। पीजीडी क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना देखिए 8 है कि नहीं? 8 है जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेस का स्क्वायर कितना 7 है जी सर, 7 है, रख दिया उसको भी। एच का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब इन दोनों को हमने कर लिया क्या प्लस, तो ये कितना आ गया 13, 9 एंड 4, 13, 1 किया कैरी, 1 1 6 4 10 1, तो 1 1 13 हो गया, ठीक है। 11 बचेगा ना, 6 4 10 प्लस 1 11। अब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो मुझे तो पता है भाई कि एक इसमें स्क्वायर जो है ये 113 किसी भी ऐसे होल नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली रूट शिफ्ट कर दूंगा 113 के ऊपर। तो मेरे पास देखिए हाइपोटेन्यूज तो आ गया 113। अब मेरे पास में क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, देखिए मेरे पास बेस भी आ गया है, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें किसी में देखिए यूनिट नहीं डाला हुआ, यानी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं डाला हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम भी नहीं डालेंगे। अब देखेंगे कि अगला उसकी पहली कंडीशन क्या है। उसने पहली कंडीशन में आपसे कहा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिए। या तो अब आप गधा बन के सॉल्व कर लीजिए या फिर घोड़ा बन के सॉल्व कर लीजिए, यानी होशियार बन करके। यहां पर एक आइडेंटिटी छिपी हुई है, देखिए ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिखी कि नहीं दिखी? सभी को दिखी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या बन रहा है। अब मैं या तो फिर 1 से पहले 1 का मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 से साइन थीटा का करूं, फिर साइन थीटा से 1 का करूं, फिर साइन थीटा करूं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा नहीं, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने का आंसर कितना 1 ही आना है, तो इसको अपन स्क्वायर मानते देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सेम थ्योरी लग गई। क्या थ्योरी लगी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये हमने रीजनिंग लिख दी। अच्छा, रीजनिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी रीजनिंग नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप मतलब आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और भी आगे सॉल्व करने की टेक्निक है, लेकिन अभी 8.1 चल रहा है तो उसमें हमारे पास आइडेंटिटीज हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है ये, लेकिन हमें यहाँ पर फिलहाल इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं। तो हमारे पास में फिर से लिख लेता हूँ मैं, क्या आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो रेशियो है वो उठाकर यहाँ पे रखूँगा और कॉस स्क्वायर थीटा का रेशियो है वो उठाकर रखूँगा। तो देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या बनेगा। हमारे पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, तो 8 अपॉन रूट 113। तो 1 माइनस में वैसा क्या वैसा, क्या हुआ हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इसको अपन यहाँ नहीं लगाते, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम यहाँ लगाएंगे यानी अपॉन के जस्ट सामने, ठीक है। 1 माइनस कॉस की वैल्यू रखनी, स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि साइन में स्क्वायर था, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 113 है, रख दिया 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब फिर से देखिए 1 माइनस 8 अपॉन 113 रूट का होल स्क्वायर।
अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 का रूट और फिर होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 तो वैसे का वैसा रहना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 113 का स्क्वायर होगा 113। बताता हूँ कैसे, पहले इसको उतार लूँ फिर देखेंगे आगे कैसे हुआ ये। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। क्लियर हुआ? अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए अगर लिखा हुआ है रूट 2 मल्टीप्लीकेशन रूट 2, ये हमारा रफ वर्क है, तो रूट 2 मल्टीप्लीकेशन रूट 2 क्या बनेगा? अगर कायदे में देखा जाए तो कैसा लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लीकेशन 2, तो देखो पेयर बन गया, पेयर बना और 2 बाहर आ गया। बात समझ में आई? इसी तरीके से रूट 113 का भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 113 इंटू 113, तो देखो ये इनका पेयर बना और 113 बाहर आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके नीचे 1 सपोज करेंगे, इसके नीचे भी 1 सपोज करेंगे। अनकॉमन टर्म्स है, अनकॉमन टर्म्स का ऑलवेज जो है एलसीएम इक्वल आता है। 1 से 113 को डिवाइड करेंगे, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 113 ही आना है। 113 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई 113 में माइनस 64। इज दैट क्लियर? ठीक है, 113 फिर से ये वैसे का वैसा देखिए, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, होल अपॉन 113। अब हमारे पास में बच क्या रहा है उसे सॉल्व करते हैं। इसको हम माइनस करेंगे 64 से तो बचेगा 49, यानी 113 में से माइनस किया 64 तो बचा 49, 113। ठीक, अब देखिए 113 में से 49 माइनस करा तो बचा 64 अपॉन 113, फिर से इक्वल गलत जगह लगा, ये देखिए ये यहाँ लगा है इसमें। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको एक मेथड और होती है, ये रफ ही चल रहा हमारा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये रफ है ना। अब देखिए एक मेथड और होती है, अगर लिखा हुआ है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लीकेशन d अपॉन सी। दूसरे लैंग्वेज में बताऊं, लिखा है a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम a अपॉन बी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी d अपॉन सी हो जाएगा। यही मेथड यहाँ भी यूज़ होगा। 49 अपॉन 113 मल्टीप्लीकेशन व्हाट 113 अपॉन 64। क्लियर है? देखा ना आपने, 64 अपॉन 113 था, 113 ऊपर गया और 64 नीचे, 113 से 113 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 49 अपॉन 64। ये फर्स्ट सेगमेंट का आंसर है, यानी इसका आंसर है ये। अब हम सॉल्व करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को। किसको सॉल्व करेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा को। यहां कर लेते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है चेक कर लेते हैं। बेस कितना हमारा? बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 7 का स्क्वायर 49, 8 8 जा 64। देखिए कितना इजी, हमने आंसर निकाल लिए दोनों के, यानी सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लिया और फर्स्ट वाले को भी सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो गिवन सबसे पहला काम, इफ क्या गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो सबसे पहले इसको सुधरी हुई हालत में लिख लें, यानी फॉर्मेशन में लाएं, तो 4/3 हो गया, यानी आपके पास में cot a की वैल्यू आ गई 4/3। तो देखते हैं क्या होता है। ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot a। ठीक है, तो बेस इक्वल टू कितना आ गया 4 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है? अब देखते हैं, वही हर बार की तरह हम क्या फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज, किससे? बाय पीजीटी। फाइंड कर लेते हैं।
बाय PGD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या बन रहा है। देखिए परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर, ये 4 है बेस, 4 का स्क्वायर, तो हुआ क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 एच स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक, 9 एंड 16 ऐड कर लिया हमने, एच स्क्वायर। अब देखिए हम 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आया 5, तो क्लियर हो गया आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब आपको बताना है, वो बोल रहा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। यानी प्रूव करना है आपको कि, मतलब प्रूव तो नहीं करना, चेक करना है कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो इस पूरी टर्म के इक्वल है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, ज़रा देर लगेगी। तो बोल रहा है वो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, यही कह रहा है ना वो, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है। अब आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है या फिर बताना है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, वही मेथड अप्लाई करेंगे, 1 माइनस, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, LHS लेकर के फिर LHS ले लें और साथ में LHS पहले लेके सॉल्व कर लें और बाद में फिर RHS कर लें। मैं LHS एंड RHS दोनों साथ में लेके पैरेलल लेके चलूंगा, ठीक है, फिर चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, साफ साफ है, cot A की वैल्यू कितनी थी 4/3, तो tan A की कितनी होगी, रेसिप्रोकल है, cot A का रेसिप्रोकल है tan है, तो कितना हो गया 3/4, कितना हो गया 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर है। ये tan A की वैल्यू डाली ना, अच्छा ये स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर है। अब cos स्क्वायर A की वैल्यू देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना आया 5 आया, cos की यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, देखो cos A की वैल्यू होगी B/H और sin A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब cos A की वैल्यू क्या B/H। अब देखते हैं B कितना है हमारा, B है 4, H कितना है 5, तो क्या हो गया 4/5, कितना हो गया ये 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। बहुत शानदार, समझ में आ रहा है, क्लियर, 3/5 का होल स्क्वायर। ज़्यादातर तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं यार, अपन जबरन घबराते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, होल अपॉन क्या हुआ 1 का स्क्वायर, 1 तो स्क्वायर था नहीं, वैसे का वैसा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 एज इट इज़। ठीक है, अब इसके इक्वल में देखो क्या है, 4 का स्क्वायर कितना बना अपना, देखो ध्यान से 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही कर रहा है, एक बार देख लें, 4 का 16 है, हाँ ठीक है, 5 का 25 है, 3 का 9 है, 5 का 25, क्लियर, 3 का 9 और 4 का 16। अब वही पिछली मेथड यूज़ करी थी, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। 1 अपन इसमें एलसीएम लेने के लिए 1 सपोज करेंगे, 16 और 1 अनलाइक टर्म्स है, उनका एलसीएम इक्वल ही आएगा, ये हमें पता है। देखो फिर से गड़बड़ कर रहा था मैं, इक्वल देखो यहाँ लगा दिया था, तो 16 माइनस 9, अब यहाँ लगाना है हमने इक्वल होल अपॉन के। अब देखिए 16 का फिर यही होगा 16 प्लस 9 होल अपॉन 16, क्लियर, इक्वल टू, इनके तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इनका एलसीएम भी कैसा आने वाला है, इक्वल। ठीक, ऊपर की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्लियर है। अब देखिए 16 में से 9 माइनस करो तो कितना बचा 7, कितना बचा 7 बचा, 7/16। अब मैं यहाँ पर एक टर्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 16 में 9 ऐड करा तो कितना 25, कितना बचा 25। तो मैंने देखो 25 और 16, तो 16 को यहाँ लिख दिया अपॉन 25 कर दिया, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जब मैं प्लस करता तो यहाँ पर आता 25/16। फिर वही ये वाली मेथड देखो, अभी हाल सॉल्व करा अपन ने, ये वाली मेथड दिख रही, ये वाली मेथड फिर से अप्लाई करनी थी, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करो तो कितना बचा 7 और अपॉन में 25, ठीक। अब देखो 16 से 16 कैंसिल, 1 1 डायरेक्ट 7 बन जा 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। तो क्या हुआ, यस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हमारा काम बन गया, बन गया नहीं बन गया, बन गया ना, बोलो ना बन गया, तो बोलते क्यों नहीं है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, इन PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बना लें, देखो बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो पूरा करना पड़ता है अपन लोगों को। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको एटलीस्ट पूरा करते जाओगे तो क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है। बस इसको मिला देते हैं। अब देखो कहाँ पर है वो, Q पर है। सबसे पहले ढूंढते हैं भाई 90 डिग्री कहाँ पर है, Q पर है। अब P किसी को भी ले लो और R किसी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गिवन क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। गिवन है अपने पास में PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा PR क्या है, ये है ना हाइपोटेन्यूज है। क्या है PR, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मैंने क्या करा, PR की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मुझे PR की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या रख सकता हूँ, PR इक्वल टू 25 माइनस QR। कोई डाउट है क्या, ये QR को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो देखो PR की एक मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ गई कि PR कुछ ऐसा ऐसा होगा, तो 25 माइनस QR। अब मेरे पास PQ की वैल्यू है, PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 25 माइनस QR सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, PGT लगा दूँ, PGT, ठीक है। क्या बोलती है PGT, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक। अब मेरे पास में PR की वैल्यू है, क्या है देखो ये लिखी हुई है 25 माइनस QR, लिखिए ना ये। अब PQ की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, लिख दी मैंने 5 सेंटीमीटर, लेकिन QR की वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। ये तो सॉल्व हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर इसका क्या करें, हाँ इसका देखो क्या करना है, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा रफ लेता हूँ फिर आप ध्यान देना। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये होता है ना। या लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के अब ये जो फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले A का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख दिया। अब फिर क्या है देखो हमारे पास में माइनस का साइन, फिर क्या है सर 2 है, फिर क्या है सर A है तो A की वैल्यू कितनी है 25, फिर क्या है सर B है तो B की वैल्यू कितनी है, देखो ना B की वैल्यू यहाँ कितनी है QR, लिख दी। सर फिर क्या है सर प्लस है, फिर क्या है B का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस QR का स्क्वायर वैसे का वैसा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 25 टू ज़ 50, 50 क्या QR, 50 क्या QR प्लस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और प्लस QR का होल स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो QR से QR कैंसिल। अरे सर ये क्या कर दिया, इक्वल के इस पारी उस पारी ऐसे काट दिया। चलो लॉजिक लगाते हैं, ये यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, ये क्या पॉजिटिव है। ये QR को अगर मैं वहाँ शिफ्ट करता QR के स्क्वायर को तो ये माइनस का होता, प्लस माइनस तो कटने वाला था ना, कट गया, पहले ही काट दिया, चलो कोई नहीं। अब देखो अगली चीज़ है वो है मुझे इस न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ लाना है
और जो ये मिक्स्ड हैं यानी वेरिएबल के साथ में, इसको वहाँ ले जाना है। अब सोचिए अगर मैं 25 को यहाँ लेकर आऊँ, 625 को कहीं नहीं ले जा रहा मैं, सिर्फ 25 को यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो गया। अब ये -50 QR को वहाँ ले गया तो प्लस का हो गया, कोई डाउट ही नहीं है सर, ये तो एकदम ईजी हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 625 माइनस ये करा तो 25 किया तो 600 बचा इक्वल टू 50 QR। अब लिख सकते हैं इसे QR इक्वल टू 600 अपॉन 50 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास में देखो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई ना। QR की वैल्यू आ गई है 12। सर QR की निकल गई, PQ की दी थी, PQ की दी हुई थी, QR की आपने फाइंड कर ली। अब PR की तो पता ही नहीं, पर PR की इक्वेशन तो हमारे पास में है, लिख देते हैं विथ इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनाई थी हमने इक्वेशन फर्स्ट, PR इक्वल टू शायद 25 माइनस QR ना, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। तो PR कितना हो गया, देखो 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी 12, तो PR कितना आ गया अपने पास, 25 माइनस 12 यानी कितना बचा 13 सेंटीमीटर है क्या। हाँ सेंटीमीटर डालना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाते, देखो कटते हैं ना। अब रिक्वायरमेंट क्या है सर, रिक्वायरमेंट है आपको साइन पी की वैल्यू निकालनी है पहले तो, और कॉस पी की निकालनी है और टैन पी की निकालिए सर। ठीक है इजी है। सबसे पहले मैं रखता हूँ पी क्यू कितना है सर 5 सेंटीमीटर है। फिर अगला क्या निकाला अपन ने, क्यू आर कितना निकाला 12 सेंटीमीटर है सर। ठीक है हाँ दिया था ना आपको, देखो। और सर पी आर कितना निकला 13 सेंटीमीटर, सब निकाल लिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या निकालना है, टू फाइंड साइन पी था ना, साइन पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, यानी इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो 12 पहले लिख दो 12 सबसे पहले तो। हाइपोटेन्यूज सर हाइपोटेन्यूज चेंज ही नहीं होता ना, बस 13। अब सर अगला है सर कॉस पी, बस। तो अब तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया ना, पी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो बेस हो गया ये हाइपोटेन्यूज, ये 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो आपका ये ना पी के कॉन्टेक्स्ट में 5, और हाइपोटेन्यूज चेंज होता नहीं है, तो 5/13। सर लास्ट क्या है सर, लास्ट है tan p, लास्ट सर tan p फाइंड करो। तो बस tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं पीछे नहीं पलट रहा, थक गया पन्ना, मैं नहीं पलट रहा, मुझे दिख रहा है ना परपेंडिकुलर यहीं पर ही है, बेस भी यहीं पर ही है, डायरेक्ट पुट कर दूंगा। परपेंडिकुलर सर 12 है और बेस आपका 5 है। फाइनली ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो जुड़े रहें, आगे क्वेश्चन फिर सॉल्व करवाऊँ।